देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। सावन के दूसरे सोमवार पर धर्मनगरी हरिद्वार के मंदिर और गंगा घाट बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। धर्मनगरी हरिद्वार के पौराणिक नगरी कनखल स्थित दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर में श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में पहुंचे। मान्यताओं के अनुसार सावन माह में दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर में सच्चे मन से उपासना करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। हरिद्वार के सभी शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए तड़के सुबह से ही लाइन में खड़े दिखाई दिए। इसके अलावा हरिद्वार कनखल के शिवालयों में दरिद्र भजन महादेव मंदिर, दुख भंजन महादेव मंदिर, बिलेश्वर महादेव मंदिर, नीलेश्वर महादेव मंदिर, वीरभद्र महादेव मंदिर आदि में भक्तों की भारी भीड़ गंगा जल से अभिषेक करने के लिए लगी। वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। हर चौक चौराहे पर पुलिस के जवान तैनात रहे। कावड़ तो कहाँ कहाँ से लोग लाते ही हैं और लोकल लोगों का भी यहाँ आने का बहुत महत्व है। पूरे सावन के सोमवार में यहाँ पे बहुत अच्छा मेला लगता है, सब लोग यहाँ पे आते हैं, सबकी बहुत आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। यहाँ पर बहुत अच्छा महसूस होता है और सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हाँ जी, ये उनका ससुराल है और ये कहा जाता है कि सती माता ने जो अपना आत्मदाह है वो भी यहीं पे किया था, तो यहीं पे शिव जी जो है पूरा एक महीना सावन के महीने यहीं पे विराजमान रहते हैं। इसके पीछे यही कहानी है कि इस समय में ही जो है माता सती ने आत्मदाह किया था और उस वजह से जो महत्व है यहाँ का, सावन के महीने में ही उस पूजा की जाती है, क्योंकि उस वक्त विवाह के उससे शिव जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये समय रहता है। अगली खबर हरिद्वार से ही है। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का नजारा धर्मनगरी हरिद्वार में देखने को मिला। शिव भक्त कांवड़िया अपने कंधों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा लेकर हरिद्वार से बागमत के लिए रवाना हुए। शिव भक्त कांवड़िया रुपेंद्र तोमर ने बताया कि प्रतिमा का वजन 8.5 किलो का है और 2 से 3 महीने प्रतिमा को तैयार करने में लगे हैं। रुपेंद्र तोमर ने आगे बताया कि इस यात्रा में उनके 70 से 80 हजार का खर्चा आया है और प्रधानमंत्री ने राम मंदिर हिंदुओं को समर्पित किया है। तीसरी बार जब वह प्रधानमंत्री बने थे तो हमने सोचा था कि उनकी प्रतिमा को गंगा स्नान करवा कर लाएंगे। रुपेंद्र तोमर ने बताया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं। उनकी उपलब्धियों से पूरा देश खुश है। वह उनसे मिलना भी चाहते हैं, उन्हें गंगा जल और उनकी यह प्रतिमा भेंट करना चाहते हैं। रुपेंद्र तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री भगवान शिव के भक्त हैं और वह उनके भक्त हैं। बता दें कि रुपेंद्र तोमर पेशे से पैथोलॉजिस्ट हैं और दिल्ली में लैब चलाते हैं। मैं और सोनू, हम दोनों भाइयों ने ये निश्चय करा था कि जब राम मंदिर हिंदुओं को समर्पित मोदी जी ने करा था और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, तो हमने सोचा था कि गंगा स्नान करा के हम इनको ज़रूर लेके आएंगे बस। और इससे ज़्यादा हमने इस बारे में कुछ नहीं सोचा, बस डायरेक्टली हमारे मन में जो ख्याल आया हमने इसको पूर्ण कर दिया। पहली हमारी कावड़ यात्रा है मोदी जी को लेके और करीब इस मूर्ति में 8.5 किलो के आसपास का वजन है, जो करीब मैंने 11:30 बजे हर की पेड़ी से उठाया है और ये 195 किलोमीटर दूर खेकड़ा तक ये यात्रा रहेगी। ये भी हमारे साथ है, भगवान शंकर और मोदी जी दोनों हमारे साथ हैं, क्योंकि मोदी जी भगत तो भगवान शंकर के ही हैं। ये दिल्ली कराई थी और इसमें करीब 2 से ढाई महीने का खर्चा, 2 से ढाई महीने का समय लगा था। और जो हमारी पूरी ये कावड़ यात्रा हमने निकाली है, इसमें हमारा करीब 70 से 75 हज़ार रुपये का खर्चा है। अगली खबर रामनगर से है। आपको बता दें कि रामनगर में रविवार की देर रात काशीपुर मार्ग पर कार और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में घायल हुए एक बाइक सवार युवक की जहां दर्दनाक मौत हो जाती है, तो वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है।
आपको बता दें कि ग्राम पिरुदम दारा निवासी विनोद मेहरा अपने दोस्त ग्राम बसई निवासी कौशिक बनोला के साथ अपनी बाइक से रामनगर किसी काम से आ रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक इसी बीच रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप किसी अज्ञात कार चालक ने बाइक पर टक्कर मार दी, जिसमें दोनों बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें हायर सेंटर रेफर किया, जहां काशीपुर के एक निजी चिकित्सालय में विनोद मेहरा की मौत हो गई, जबकि घायल कौशिक बनोला का उपचार चल रहा है। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने जहां एक और कोहराम मचा रखा है, तो वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। ये त्यारा रिसोर्ट के पास में हुआ है। हमारे वो विनोद मेहरा जी थे, वो उनके मित्र कौशिक बनोला रामनगर को आ रहे थे और एक क्रेटा कार जो काशीपुर की तरफ को जा रही थी, उसने उन्हें टक्कर मारी रॉन्ग साइड और उसमें दोनों घायल हुए। फिर हम ब्रिजेश लेके गए, ब्रिजेश में डॉक्टर नहीं थे तो सरकारी में उनका वो करवा के फिर काशीपुर ले गए। काशीपुर में जाते हुए विनोद मेहरा जी की डेथ हो गई और कौशिक बनोला जी सवोता हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो अभी थोड़े सही हैं। खबर उत्तराखंड के रानीखेत से है, जहां एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य इंटर कॉलेज पहुंची। उन्होंने यहां पौधारोपण की शुरुआत करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्ष लगाने के साथ ही एक मां की तरह उसका पालन पोषण करना आवश्यक है। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना और निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम 15 अगस्त तक चलेगा, जिसके तहत प्रति बूथ 50 वृक्ष पौधे लगाए जाने हैं। उन्होंने वृक्ष पौधों के संरक्षण व संवर्धन पर जोर देते हुए कहा कि जिस प्रकार एक मां अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार वृक्ष पौधों का भी संरक्षण जरूरी है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खतरों से पेड़ पौधे का बचाव कर सकते हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाने को कहा है, जिसके तहत बड़ी संख्या में पेड़ लगाए जा रहे हैं और पूरे देश में यह कार्यक्रम अभियान के रूप में चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात के कार्यक्रम में भी और पूर्व में भी एक पेड़ मां के नाम हर भारतवर्षी से और साथ ही हर कार्यकर्ता बंधु से ये अपील की है कि अपनी मां के नाम पर एक पौधा रोपित करते हुए अपने मां को समर्पित करें, क्योंकि जिस प्रकार से एक मां पूरे जीवन भर जब तक जीवित रहती है अपने परिवार को बस देती ही रहती है, समाज को देती ही रहती है और उसकी जो उसका जो लालन पालन इत्यादि देख रेख है वो पूरे समर्पण के साथ होता है। ठीक इसी प्रकार से एक पेड़ का भी जीवन पूरी तरीके से एक एक व्यक्ति के लिए जो है वो समर्पित रहता है, चाहे फल के रूप में हो, छाँव के रूप में हो, ऑक्सीजन के रूप में हो या वायुमंडल को संतुलित करने के रूप में हो, तो पेड़ का योगदान रहता है। तो प्रधानमंत्री जी की यह अपील कि एक पेड़ मां के नाम लगाते हुए निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति, हर एक भारतीय, हर एक कार्यकर्ता प्रकृति से जुड़े और सावन माह से बेहतर मैं समझती हूँ कोई महीना ऐसा हो नहीं सकता, कोई दिन ऐसा नहीं हो सकता। और आज रानीखेत संगठन के दृष्टिकोण से जनपद में आने का आज मौका मिला। संगठन का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे रानीखेत का प्रभारी बनाया, एक पेड़ मां के नाम के कार्यक्रम का प्रभारी बनाया है और इस मिशन को लेकर आज बैठक भी की गई है और सम्मानित जिला अध्यक्ष और सम्मानित हमारे रानीखेत जिले के मंडल अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी मौजूद रहे और निश्चित रूप से हर बूथ पे 50 पौधे लगाए जा रहे हैं। हर कार्यकर्ता ने एक पेड़ अपने मां के नाम लगाते हुए उसे सोशल मीडिया में भी, सरल ऐप में भी और नमो ऐप में भी उसे डाउनलोड करना है, ताकि उनके माध्यम से हर कोई व्यक्ति प्रेरणा ले और एक पेड़ मां के नाम लगाते हुए प्रकृति से जुड़ते हुए प्रकृति में जो समृद्धि आनी चाहिए उसे लेकर आए। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस पर व्यंग किया है। उन्होंने कहा है कि 2 उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। वहीं उन्होंने कहा कि मंगलोर और बद्रीनाथ उपचुनाव में हार के कारण का हम मंथन कर रहे हैं और मंथन की स्थिति साफ हो जाएगी। देखिए, कभी कभी ये मुंगेरी लाल के
देखिए कभी कभी ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये ऐसे नहीं बना। कभी कभी लोग कुछ पाने के बाद बहुत बड़े सपने देखने लगते हैं, तो ये उसी तरह है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह। आप देख रहे हैं कि पहली बार सारे मिथक को तोड़ के दोबारा सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई और 5 वर्ष की यात्रा में ये 11 से 19 पहुंचे। अभी एक सीट अगर इनको बढ़ गई अभी बद्रीनाथ की जीत के, उसके हार के कारणों की हम लोग परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन इनको गलतफहमी न रहे, इस राज्य की जनता। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें कि बाघों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मन की बात में बाघों के संरक्षण पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कल सोमवार को दुनिया भर में टाइगर डे मनाया जाएगा। दरअसल भारत में तो बाघ हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है और हमारे देश में ऐसे कई गांव हैं जहां इंसान और बाघों के बीच कभी टकराव की स्थिति नहीं आती। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड में बाघों की स्थिति में लगातार सुधार हुआ है। हमारे यहाँ पर्याप्त संख्या में बाघ हैं। मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का उद्देश्य लगातार घट रही बाघों की संख्या के लिए आवश्यक कदम उठाना है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बाघों के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठन बाघ संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देते हैं और बाघों के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व प्रयास हो रहे हैं। वहीं प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ संरक्षण के लिए विशेष नीतियां भी बनाई गई हैं। भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य देश में बाघों की संख्या को बढ़ावा देना और उनके आवासों की सुरक्षा करना है। इस परियोजना के तहत कई टाइगर रिजर्व भी स्थापित किए गए हैं। खबर अगली गंगोत्री धाम से है, जहां 28 जुलाई की शाम को बुड़ाकेदार क्षेत्र में 21 कांवड़ियों के एक समूह गंगोत्री से लौटते समय रास्ता भटक गया और टेहरी कंट्रोल रूम ने तत्काल एसडीआरएफ व पुलिस के साथ साझा किया गया। वहीं एसडीआरएफ सब इंस्पेक्टर दीपक जोशी ने बताया कि उन्हें इस घटना की सूचना पहले से ही मिल गई थी और वे अपनी टीम के साथ मौके पर रवाना हो चुके थे। इस बचाव अभियान में बुड़ाकेदार क्षेत्र में कमांडेंट एसडीआरएफ मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर भारी बारिश के बावजूद तैनात एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम ने सभी 21 कांवड़ियों को भारी बारिश के बीच दुर्गम पहाड़ी मार्ग एवं उफनती नदी के किनारे से सुरक्षित बाहर निकाला। दरअसल कांवड़ियों का यह समूह, जिसमें 21 लोग शामिल थे, बुड़ाकेदार से करीब 3 किलोमीटर दूर झाला नामक स्थान पर फंसा हुआ था। इलाके में सड़कों की हालत खराब होने के कारण एसडीआरएफ टीम पैदल ही उस स्थान तक पहुंची। 29 जुलाई की सुबह एसडीआरएफ टीम प्रभारी सब इंस्पेक्टर दीपक जोशी ने जानकारी दी कि सभी 21 कांवड़ियों को सुरक्षित रूप से बचा लिया गया है। सभी कांवड़ियों को बुड़ाकेदार बस स्टैंड पर पहुंचाया गया, जहां उनके लिए खाने और रहने की व्यवस्था की गई है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कांवड़ियों के समूह द्वारा एसडीआरएफ टीम के सदस्यों की तत्परता और समर्पण की सराहना भी की गई। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में तेज बरसात से लगातार नुकसान हो रहा है। हाल ही में टिहरी में बारिश के कारण कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ, साथ ही कई लोगों की मौत भी हुई। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि सरकार बारिश के कारण आ रही आपदाओं से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए भी राज्य सरकार को दिए हैं, लेकिन इस तरह की आपदाओं को रोकने के लिए लोगों को भी जागरूक होना जरूरी है। सभी को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे, जिससे पहाड़ मजबूत होंगे और ऐसी आपदाओं में कमी आएगी। देखिए, हम पे जो नंबर है वो लगातार बढ़ रहे हैं। ये बात सही है कि एक चिंता का विषय ये है कि सर्वाइवल रेट जो है वो 30% है और मेरा लगातार फोकस है कि जो हम पेड़ लगाते हैं उनका सर्वाइवल रेट बढ़े,
जिससे निजी क्षेत्र में 70% के आसपास सर्वाइवल रेट है और सरकारी विभागों में इसका रेट जो है वो 30% के आसपास है। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। मेरा लगातार फोकस इसी पे कि सर्वाइवल रेट को बढ़ाया जाए और इसी को देखते हुए हम लोगों ने पहली बार आपने देखा कि प्लांटेशन पॉलिसी में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है और अब जितने प्लांट्स भी जहाँ पर लगेंगे उनको ऑनलाइन आपको अपलोड करना पड़ेगा ताकि एक पारदर्शिता बनी रहे और आम आदमी को मालूम हो कि उसके जंगलों में जो उसके नज़दीक के आसपास के क्षेत्र में कितने पौधे वन विभाग ने रोपित किए हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि इस वर्ष हमारा 1,64,00,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य है, जिसमें 50 लाख हरेला के अंतर्गत और करीबन 1,14,00,000 पेड़ जो है वो राज्य सेक्टर और कैंपा के अंतर्गत हम लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए, मैंने आपसे कहा कि वनों को बचाना, क्योंकि ये वन केवल वन का सवाल, अस्तित्व का सवाल नहीं है, केवल ये वाइल्ड एनिमल्स के अस्तित्व का सवाल नहीं है, ये आज पूरी दुनिया के अस्तित्व का सवाल है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर्स का लगातार पिघलना और जिस तरह आपने देखा कि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग वनों के प्रति हमारे अंदर एक संवेदनशीलता है। और यही कारण है कि हम जब से सरकार हमारी बनी, हम लगातार कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जन सहभागिता, क्योंकि बिना जन सहभागिता से आप इस लड़ाई से जीत नहीं सकते। तो हमारा फोकस ही इस जन सहभागिता पे, और हम इस समय जितनी रिफॉर्म्स कर रहे हैं वन विभाग में वो पीपल फ्रेंडली है, जनता के साथ दोस्ताना रिफॉर्म्स है, ताकि जनता का भी जब वनों के प्रति एक दोस्ताना व्यवहार बने और हम वनों को बचाने में सफल हों। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें कि पछवादून क्षेत्र के थाना सेलाकुई में थाना प्रभारी ने पूर्व सैनिक को थप्पड़ जड़ दिया। इस मामले पर पूर्व सैनिक का कहना है कि हमारे क्षेत्र में कुछ लड़के लड़कियां गलत काम करते नजर आए। इसके बाद हम उनको थाना ले गए, लेकिन थाना प्रभारी ने हमारे शिकायत पर उन पर कार्रवाई ना कर उल्टा ही पूर्व सैनिक को ही थप्पड़ जड़ दिया। इतना ही नहीं, पूर्व सैनिकों ने आरोप लगाया है कि थाना प्रभारी से लाकुई सेंकी कुमार के द्वारा लगातार क्षेत्र में गलत कार्य भी करवाए जा रहे हैं। वहीं जो लोग शिकायत लेकर जाते हैं, उल्टा उनको ही मारपीट एवं गाली गलौज कर उल्टे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर वहां से भगा दिया जाता है। वहीं आज सेलाकुई थाने में पूर्व सैनिक और महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की और थाना प्रभारी सेलाकुई को बर्खास्त करने की मांग की गई। इसके बाद सभी आला अधिकारी सेलाकुई थाने पहुंचे और 3 दिन में जांच करके ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो थाना जो सिलकुई है, यहाँ पे जो थाना इंचार्ज है ये बिल्कुल ठीक बंदा नहीं है। यहाँ पे कम से कम 50 और 100 लोगों की कंप्लेंट है कि ये इस तरह की हरकतें करता रहता है। किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को बदतमीजी कर दी। और कल का जो प्रकरण है हमारा, वो हम दो लड़के थे, एक लड़की थी, उसको वहाँ से लाए कि ये अनऑथराइज काम कर रहे हैं, पुलिस के हवाले किया। उसके बाद पुलिस ने हमें यहाँ बुलाया। यहाँ बुलाने के बाद थाना इंचार्ज सिंकी कुमार ने मेरे को बोला कि तू अपनी औकात में रह, और उसके बाद मेरे को थप्पड़ मारा। क्या ये हम पूर्व सैनिक हैं और हमें इस तरह का थप्पड़ मारा जा रहा है? क्या ये सैन्य है? और आज फिर पुलिस अधिकारी मैनेज की बात करते हैं कि मैनेज करो आप। हम कब तक मैनेज करते रहेंगे? हमने 24 साल 30 साल मैनेज किया, भारत माँ की सेवा की, और आज यहाँ सेवानिवृत्ति के बाद भी हम समाज की सेवा कर रहे हैं, मगर समाज की सेवा का हमें ये फल मिल रहा है। किया, उसके बाद पुलिस जबरदस्ती लड़की से बुलवा रही है कि उसके साथ गलत काम हुआ है, और लड़के का शर्ट फाड़ के जानबूझ के पुलिस यहाँ लेके आई और बोल रही है कि तुम ऐसा ऐसा बोलो। ये पुलिस ने करवाया और पुलिस लड़की को भड़का के जानबूझ के बुलवा रहे हैं कि तुम ऐसा ऐसा बोलो। और ये यहीं के प्रेजेंस में, मेरे प्रेजेंस में हुआ। मेरे प्रेजेंस में निरंजन सर को थप्पड़ मारा गया है। मैं वहाँ प्रेजेंट था। मुझे मेरे पिताजी को बाहर करके अंदर उनको थप्पड़ भी मारा गया है, मेरे सामने मारा गया है। और ये CCTV फुटेज अभी यहाँ पे पेश किया जाए। देखिए, ये पूर्व सैनिकों की एक समिति यहाँ पर अपनी शिकायत लेके आई थी। उनके द्वारा थाने की कार्यप्रणाली और SO के ऊपर मारपीट का आरोप लगाया गया है। इसके बाद उनके द्वारा मुझे ज्ञापन दिया गया, तो ज्ञापन में मैंने उनको ज्ञापन ले लिया है और उसमें जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारी से जांच अधिकारी नियुक्त करने के लिए आग्रह किया गया है। इसके बाद इसमें जांच होगी और जांच के बाद जो भी जांच का निष्कर्ष होगा उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की। किन प्रकरणों में जो तहरीरें आई हैं थाने से? देखिए, ये जो व्यक्ति आए थे, इनके विरुद्ध भी थाने पे कंप्लेंट आई है, उसमें भी जांच चल रही है।
और ये इन लोगों ने जो भी सामान्य कार्यप्रणाली को लेकर जो जांच की है और मारपीट का जो आरोप लगाए हैं, ये जांच हमारे सामने आई है। इसमें जांच अधिकारी नियुक्त कर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कुछ पुराने मामले भी हाँ, देखिए, जैसे मैंने बताया कि सामान्य जो यहाँ पर जो सामान्य कार्यप्रणाली है, नशे का प्रचलन जो बढ़ रहा है और जो गुंडागर्दी कुछ बढ़ रही है, इस मामले की उन्होंने शिकायत की है, उसका संज्ञान मेरे द्वारा लिया गया और उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। क्या आश्वासन दिया है इन लोगों को? देखिए, उनके द्वारा जो एप्लीकेशन दी गई है उसको मैंने मार्क कर दिया गया है, उसमें जांच अधिकारी नियुक्त होगा और 3 दिन के अंदर इसमें जांच पूरी की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लगता है, खामी कहाँ है, गलती किस तरह? देखिए, ये इस तरह का मामला है कि पुलिस के विरुद्ध इसमें आरोप लगे हैं, तो इसमें प्रथम दृष्टया तो कहना कुछ भी उचित नहीं होगा। दोनों पक्षों की बात सुनकर और जो इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके खिलाफ उसमें जो जांच देख के उसके बाद इसमें कुछ कहना समीचीन होगा। एक अवैध शराब के बारे में भी यहाँ क्षेत्र में ज़्यादा चर्चाएं रहती हैं कि अवैध शराब का धंधा जरूर है। हाँ, देखिए, यही वार्ता इन लोगों से की गई है। मैंने अपना नंबर इन लोगों को दिया गया है कि अगर थाना, वैसे तो थाने ने काफ़ी कार्रवाई इसमें स्मैक में यहाँ पर की है, इसके अलावा अगर और कार्रवाई की आवश्यकता है तो मैं बाहर से भी टीम भेजकर उसमें और तेज गति से कार्रवाई करूँगा। मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने रोलर स्पीड स्केटिंग को ओलंपिक में शामिल किए जाने को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि रोलर स्केटिंग के खिलाड़ियों को ओलंपिक में शामिल होने पर अपने प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और वह भारत के लिए मेडल भी जीतेंगे। उन्होंने कहा कि पहली रोलर स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 1937 में इटली के मोन्जा में आयोजित की गई थी। अगले वर्ष लंदन में 1938 ट्रैक रोलर स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की। वहीं 1992 ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल बार्सिलोना में क्वाड स्केट्स पर खेला जाने वाला रिंग हॉकी एक प्रदर्शन खेल था। यह पहली बार था जब रोलर स्केट्स पर एथलीटों ने ओलंपिक मंच पर प्रतिस्पर्धा की थी। इसमें मसूरी के नंद किशोर बम्बू रोलर स्केटिंग के चैंपियन थे, जिन्होंने 1992 में बार्सिलोना में रोलर स्केटिंग रेफरी की भूमिका निभाई थी। उन्होंने बताया कि 1975 में अपने 4 दोस्तों के साथ रोलर स्केट्स से दिल्ली तक सफर तय किया। तब उन्होंने करीब 320 किलोमीटर के सफर को रोलर स्केटिंग से 5 दिनों के अंदर तय किया था। उन्होंने कहा कि रोलर स्केटिंग के ओलंपिक में शामिल होने से उनको भारत से रोलर स्केटिंग में ओलंपिक में प्रतिभाग करने जा रहे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। ये देखो दारा सिंह के साथ जब ये मिस इंडिया बनी थी। वैसे ये मिश्रा तो नहीं है 34 में? पहले तो जो भारत, आज आप जानते हैं पेरिस में ओलंपिक गेम्स शुरू हो रहे हैं और भारत का जो टीम गई है, जो कॉन्टिजेंट गया है, मैं उनको बधाई देता हूं। और मेरी बधाई देने का दूसरा कारण ये है कि आपको पता है रोलर स्केटिंग स्पोर्ट्स रही है। वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी टीम्स इंडिया की जाती रही है हमेशा पिछले 100 साल से, लेकिन अब ये इंट्रोड्यूस हो गया रोलर स्केटिंग और रोलर हॉकी वगैरह, रोड रेस, ये सब ओलंपिक्स में इस साल से इसका ऐड हो गया। इस साल से ये एक गेम हो गया, इसमें भी अब कंपटीशन होंगे और इसमें मेडल्स मिलेंगे। पहले हमारी टीम्स इंडिया की जाती थी और आपको याद होगा 92 में जो बार्सिलोना में ओलंपिक्स हुए थे तो मसूरी से हमारे नंद किशोर बम्बू आर्बिट्रेटर हॉकी के रेफरी बन के गए थे और ये भी हमारे लिए बहुत, मसूरी शहर के लिए बहुत बड़ी बात थी। और मसूरी से आप जानते हैं हम लोग स्केटर्स रहे हैं और हमारे मसूरी से तो नेशनल चैम्पियन बहुत ज़्यादा रहे हैं। मेरे वाइफ और मेरे ब्रदर इन लॉ रहे हैं और उन्होंने देश का नाम रोशन किया। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि ये अब ओलंपिक्स इंट्रोड्यूस हो गया और हमारे मसूरी शहर से, उत्तराखंड से और लोगों को इसमें प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। मुझे इस समय जानकारी नहीं है कि इस समय कोई स्केटर्स जा रहा है इस पेरिस ओलंपिक में, लेकिन आगे भविष्य में इसमें बहुत ज़्यादा संभावना है। और ये आउटडोर गेम है और इंडोर गेम भी है, तो दोनों में इसमें जिस तरह से आजकल का लाइफस्टाइल हो गया उसमें आउटडोर और इंडोर दोनों की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ हमें जो भविष्य में हमारे भारत की टीम्स जाएंगी, जो बच्चे जाएंगे, उनके लिए शुभकामनाएं। और बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन हमारी फ़र्ज़ बनता है कि जो भारत के ऑल ओवर जो जितने भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स गए हैं ओलंपिक्स में वो मेडल लेके आएँ और भारत का नाम रोशन करें। निश्चित रूप से है, प्रयासरत तो रहे थे, लेकिन उसके अपने मापदंड होते हैं ना। जैसे अभी टेनिस हो गया इंट्रोड्यूस, जैसे बैडमिंटन, ऐसे धीरे धीरे कई गेम्स निकाल दिए गए हैं और कई ऐड कर दिया है। ये समय समय पे पॉलिसी है इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की,
और समय बदल रहा है। अब कई खेल्स ज़्यादा खेले जाते हैं, जैसे पहले क्रिकेट बहुत कम था, अब क्रिकेट भी इंट्रोड्यूस हो गया ओलंपिक्स में, पहले नहीं था। इसी तरह भारत में इंडिविजुअली भारत की टीम्स पूरे विश्व में जाती रही है। वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप हुई है न्यूजीलैंड में, वहाँ टीमें गई, हांगकांग गई, मकाओ गई, इजिप्ट गई, साउथ अमेरिका गई है, ब्राज़ील गई, कनाडा, जाती रही है टीमें। लेकिन ओलंपिक की बात अलग होती है। ओलंपिक में आप जानते हैं लगभग पूरी दुनिया के, जैसे आजकल लगभग 200 देश हैं, तो सभी जाएंगे। तो जितना ज़्यादा हमारे देश से पार्टिसिपेशन होगा उतना ही हमारे चांसेस अच्छे रहेंगे। और स्पोर्ट्स के जो बच्चे होते हैं उनको वो मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है कि मैं भी कल को ओलंपिक में। बाकी स्कूलों में तो आज भी स्केटिंग सिखाई जाती है, तो लेकिन जब कोई एक तरह से कोई उनको वो मिल जाता है, एक टारगेट हो जाता है, या उनका एक एम हो जाता है कि हमें ओलंपिक में जाने का मौका मिले, तो वो बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें कि पहाड़ों की रानी मसूरी में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। मसूरी के काले स्कूल के पास एक बार फिर भूस्खलन हुआ, जिससे पूरा मकान भरभरा कर गिर गया। सड़क पर आए मलबे से एक बार फिर रास्ता बंद हो गया। सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग, मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। बता दें कि देर रात को काले स्कूल के पास स्काई लार्क होटल के सामने लगा पुश्ता क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी चपेट में एक झुग्गी आ गई, जिससे झुग्गी और उसमें रखा सामान नष्ट हो गया। वहीं झुग्गी में रह रहे 6 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं दूसरी ओर मसूरी देहरादून मार्ग गलौगी पावर हाउस के पास रात को भारी भूस्खलन होने से मुख्य मार्ग को नुकसान पहुंचा है, जिसको देखते हुए लोक निर्माण विभाग के सुझाव पर बड़े वाहनों के लिए मसूरी देहरादून मार्ग बंद कर दिया गया है। बस और छोटे टेम्पो ट्रैवलर चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी धार के पास क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण का कार्य लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि देर रात को बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग मसूरी से फॉल के पास से भूस्खलन के बाद बंद हो गया था, जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों द्वारा जेसीबी के माध्यम से खोल दिया गया है। वहीं कई जगह कम मलबा आया था, जिसको हटाकर मार्ग को सुचारू कर दिया गया है। बिल्कुल, बारिश देखिए आप, बहुत हैवी बारिश का अलर्ट लगातार आ रहा है। ऑरेंज अलर्ट जो है वो कल के लिए और आज के लिए भी था, और उसी हिसाब से बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। रात में भी कई जगह पर रोड जो है बंद हुई थी। सुबह सुबह केम्प्टी वाली जो सड़क है, केम्प्टी फॉल के पास में एनएच, वो भी बंद हुआ था। उस पर जो एनएच विभाग है उन्होंने लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और सड़क खोल दी थी तुरंत ही। और कई जगह माइनर स्लिप्स थे, उसको भी ओपन किया जा रहा है साथ साथ, बट सड़क आवागमन के लिए सुचारू है जी। भूस्खलन काफ़ी जगह हुए हैं, कई जगह पुस्ते गिरे हैं, तो उस पर लगातार जो है, अगर कोई भी उसको रिमेडियल मेजर लेना है, उस पर ठीक कराने के लिए सर्वे करवाया दिया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा जहाँ जहाँ पे भी मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, अपनी जो हमारी जेसीबी है, मशीनरी, मैन और मशीनरी लगातार डिप्लॉय की जाती है और रास्ता खोला जाता है। आज सुबह वेवर्टी स्कूल के पास में भी काफ़ी सारे पत्थर आए थे, सड़क बंद है वहाँ पर। पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी उस पर खोलने की कार्रवाई कर रहा है। नीचे गुलोगू के पास भी कल रात में भी काफ़ी स्लाइड हुआ था, मलबा आया था, एक गाड़ी फंस गई थी, तो उसकी वजह से 2 घंटे के आसपास लगभग सड़क जो है बाधित रही है, आवागमन सड़क पे। वर्तमान में बट सभी जो मार्ग हैं हमारे मसूरी के अंदर, सभी पे यातायात और आने जाने सब उनके लिए सुचारू हैं, आवागमन हो रहा है लगातार। आज मौके पर इंस्पेक्शन किया गया था, पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारीगण हैं उनके साथ में मैंने स्वयं इंस्पेक्शन किया। सड़क की कंडीशन थोड़ी वल्नरेबल है वहाँ पर, क्योंकि जो प्रोटेक्शन वर्क्स पीडब्ल्यूडी ने किए हैं, गैबिन वर्क्स जो लगाए थे, वो भी सबसाइड हो रहे हैं, नीचे की तरफ बैठ रहे हैं। तो सड़क पे अगर बहुत जो अत्यधिक लोड वाले वाहन हैं, अगर उन दबाव उस पर पड़ेगा तो सड़क और क्षतिग्रस्त हो सकती है और खतरा उत्पन्न हो सकता है आगे के लिए। तो इस खतरे को मद्देनज़र देखते हुए और सड़क को बचाने के लिए जो ट्रक्स हैं, जो हैवी सामान लेकर जा रहे हैं, ट्रक्स की मूवमेंट को पीडब्ल्यूडी की एडवाइस पे रोक दिया गया है, और वो अल्टरनेट रूट यूज़ करके मसूरी में आ सकते हैं। गुलोगी वाले पॉइंट से वो ना आए, इसलिए कुठाल गेट से ही और मसूरी से ही इन ट्रक्स को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। बस की सेवा तो प्रभावित नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बसेस के लिए अलाउ है, टेम्पो ट्रैवलर्स के लिए भी अलाउड है। केवल जो ट्रक्स हैं जो सामान लेकर आते हैं उनके, क्योंकि उनमें लोड ज़्यादा रहता है, उनकी मूवमेंट को गुलोगी वाले रास्ते से बंद किया जाएगा और वो अल्टरनेट रास्ता यूज़ करके मसूरी में आते हैं।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।